नमस्कार। आज बात करेंगे अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट क्या है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है और फर्स्ट एड के अंदर बीएलएस में हमारा क्या रोल है, क्या प्रोटोकॉल है, कौन गाइडलाइन बनाता है, कितना चेस्ट कंप्रेशन देना है, कितना रेस्पिरेशन देना, आज पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीएलएस की। किसकी बात करते हैं? बीएलएस। बीएलएस का मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट अपन तब काम में लेते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल से पहले की बात हो रही है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, इनकी पेशेंट कोलैप्स हुआ है और आपको बीएलएस तब देंगे जब हॉस्पिटल से पहले, इनकी आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है उसके दौरान आप उसकी क्या मदद कर सकते हो, वो अपन पढ़ेंगे बीएलएस के अंदर। बीएलएस के अंदर एसीएलएस का मतलब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियक जो लाइफ सपोर्ट है ये हॉस्पिटल में दी जाती है और ये कहाँ दी जाती है? प्री हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आने से पहले अपन पेशेंट की क्या मदद कर सकते हैं, इसके अंदर बीएलएस फर्क इतना ही है, इसके अंदर दवाई देंगे, इसके अंदर दवाई नहीं देंगे। जिनकी इसके अंदर अपन सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन और रेस्पिरेशन की बात करेंगे, इसके अंदर हम सारी बात करेंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे, कंप्रेशन भी देंगे, रेस्पिरेशन भी देंगे, साथ में अपन डीप और बहुत सारी मेडिकेशन इस पर लगाएंगे। तो ये चीज़ है। तो बीएलएस एसीएलएस प्रोटोकॉल जो है ये लोगों की क्या बताता है? जान बचाता है। जान बचाने के लिए आपके पास स्किल्स होना चाहिए। इंडिया में तो क्या है कि ये लोग हेल्थ केयर वर्कर जानते हैं, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ। अमेरिका में आप प्रत्येक लोगों के लिए कंपलसरी, डेवलपिंग कंट्री के अंदर सारे लोग को बीएलएस आता है। सारे लोगों को, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो बैंक में नौकरी करता हो, कहीं भी नौकरी करता हो, उसके पास में बीएलएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीएलएस का सर्टिफिकेट होगा तो ही उसको नौकरी दी जाती, उसको नौकरी में प्रायोरिटी दी जाती। इंडिया में तो कम है और इससे अपन आदमी की जान बचा सकते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट इसकी फुल फॉर्म है। एसीएलएस का फुल फॉर्म है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट है। और बीएलएस और एसीएलएस कोर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कोर्स। अब आजकल तो सारे जो एनएबीएच हॉस्पिटल है उसमें यदि स्टाफ के पास में बीएलएस का कोर्स नहीं है तो आप उसको एम्प्लॉय नहीं रख सकते। तो सारे स्टाफ के पास बीएलएस का होना चाहिए। कुछ जो स्टाफ के पास एसीएलएस का कोर्स होना चाहिए, इमरजेंसी ट्रूमा में काम करने के लिए, आईसीयू में काम करने के लिए, ओटी में काम करने के लिए एसीएलएस आपके पास होगा तो ही आपको नौकरी में प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ के अंदर पर्सन की अपन लाइफ बचा रहे हैं और कैसे बचा रहे हैं, टोटली अपन स्किल्स या ट्रेनिंग सीख के। और ये सारी जो गाइडलाइन है ये हमें बताता है एएचए। कौन बताता है? एएचए का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ये एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन पूरी दुनिया में बीएलएस और एसीएलएस के बारे में अपडेट गाइडलाइन, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिसर्च प्रूफ जो डेटा है हमें देता है। और पूरी दुनिया, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, खुद डब्ल्यूएचओ, सारी जो हेल्थ एजेंसीज है इसकी गाइडलाइन को मानते हैं। ये बताता है कितने कंप्रेशन देने हैं, किस वक्त हमें क्या एक्शन लेना है और कौन से इंटरप्रिटेशन हमें कैसे करना है। मान लीजिए किसी पेशेंट का ईसीजी ऐसे आ रहा है, उसके बाद में हमें कैसे करना है। ये सारा जो हमें इंडिकेशन, पॉलिसी, प्रोटोकॉल, गाइडलाइन सारा हमें ये बताता है। अगला है नो ड्रग्स आर नीडेड बीइंग इन बीएलएस। मैंने पहले ही बता दिया बीएलएस के अंदर दवाई की जरूरत नहीं होती है, जबकि बीएलएस कोई भी कर सकता है, चपरासी भी कर सकता है, नॉन नर्सिंग, नॉन मेडिकल वाला भी कर सकता है। जबकि एसीएलएस कौन करते हैं? मेडिकल या नर्सिंग प्रोफेशन वाला ही करते हैं। और इसके अंदर किसके बारे में पढ़ाया जाता है? मेडिकेशन के बारे में, दवाई के बारे में पढ़ाया जाता है, किस किस टाइप में कौन कौन सी दवाई दी जाती है। एसीएलएस मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड विच इज ए नॉन स्पेशलिस्ट कैन नॉट एडमिनिस्टर। बिना स्पेशलिस्ट या बिना जानकारी के हम एसीएलएस में काउंट नहीं करेंगे, या फिर वो एसीएलएस नहीं माना जाएगा। एसीएलएस तभी माना जाएगा जब दवाई की बात हो रही है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए बीएलएस और एसीएलएस। ACLS medication required which is non-specialist cannot be administration. Any person can provided basic life support to a patient until an emergency team arrive and save the precious life.
यानी कि ये कुछ भी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि BLS हमें तब तक देना है किसी मरीज को हॉस्पिटल से पहले जब तक मेडिकल टीम या एम्बुलेंस वाले नहीं आ जाए, तब तक हमें उसकी लाइफ सेव को करना है, उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी है। ये BLS का जो एल्गोरिदम है 2015 का अपडेट है। अडल्ट कार्डियक अरेस्ट आ गया, एक व्यक्ति में अडल्ट में कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो 2015 में AHA ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने गाइडलाइन बताई कि इस तरह के प्रोटोकॉल में ये आपको चीज़ें करनी है। क्या चीज़ करनी है? सबसे पहले यदि किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें सीन सेव करना है। सीन सेव का मतलब है कि मरीज रोड पे गिरा है तो रोड से साइड में ले जाओ, केमिकल इंजरी हुई तो केमिकल से दूर ले जाओ, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा तो इलेक्ट्रिसिटी से दूर ले जाओ उसको। पहला हमारा प्रोटोकॉल है कि सीन को क्या करें? सेव करें। यदि सीन सेव नहीं करोगे तो फिर तुम्हें सेव कौन करेगा? फिर तुम भी क्या हो जाओगे? रोड पे यदि पेशेंट देखा तो रोड पे आया तो पिछले वाला ट्रक वाला आपके ऊपर चढ़ा देगा, और ऐसा कई बार हुआ है। इसलिए रोड पे पेशेंट को अटेम्प्ट ना करें, सीन सेव के अंदर करें, ज़्यादा हीरोगिरी ना करें। दूसरा, विक्टिम इज अनरेस्पॉन्सिव। विक्टिम का हमें क्या चेक करना है? रेस्पॉन्स चेक करना है। फिर हमें क्या करना है? विक्टिम का रेस्पॉन्स देखना है, रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है। भाई पेशेंट रेस्पॉन्सिव है तो हम उसको क्यों CPR देंगे? देंगे क्या CPR? नहीं देंगे। यदि पेशेंट विक्टिम इज अनरेस्पॉन्सिव, विक्टिम में कोई रेस्पॉन्स नहीं है, बेहोश है, अनरेस्पॉन्सिव का मतलब बेहोश है, तो आपको क्या करना है? तो आपको शाउट फॉर नियर बाय हेल्प, आपको जोर से चिल्लाना, कोई मदद करने के लिए आए, या आप आवाज़ लगाओगे ताकि दूसरे लोग भी आए और उसकी मदद करें और तुम्हारी भी मदद करें, तुम भी ताकि उस चीज़ में बढ़िया कर सको। तो दोनों शर्तों में आपको शाउट और नियर बाय हेल्प। और आके आपको क्या करना? एक्टिवेट इमरजेंसी टीम। आप क्या करोगे? एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम वाया मोबाइल डिवाइस इफ एप्रोप्रिएट, गेट AED मशीन एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट और सेंड समवन टू डू सो। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है आप रेस्पॉन्स देख ले आपने और पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, तो आपको उनको बोलना है एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करना है। एम्बुलेंस के लिए आप फ़ोन करोगे, इनकी आप इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करोगे, इमरजेंसी टीम को बताओगे कि इतने सारे विक्टिम हैं। कई बार मास कैजुअलिटी हो जाती, एक बस पलट गई तो 20-30 लोग हैं, तो आपने बोला कि एम्बुलेंस आ जाओ, तो वो तो एक आदमी का समझेगा। आपको बताना कितने विक्टिम हैं, कहाँ हुई, उसकी लोकेशन बतानी है और उसके बारे में सारी जानकारी बतानी है। साथ में उसको बोलना AED मशीन लेके आए। क्या लेके आए? AED मशीन, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन है। ये एक ऐसा मशीन है जो ऑटोमेटिक पेशेंट का ECG पढ़ता है और ECG पढ़ने के बाद शॉक डिलीवर करता है। क्या डिलीवर करता है? शॉक डिलीवर। ये ऑटोमेटिक मशीन है ना, अपन आप ये जो है सिस्टम इस मशीन के अंदर है और ये मशीन अपन आप आपको गाइड करेगी। अब देखें, लुक फॉर नो ब्रीथिंग। उसके बाद में आपको क्या करें? आप पेशेंट को, इसको बोलते हैं लुक लिसन फील। लुक लिसन फील, ये आप रेस्पॉन्स चेक करने के लिए देख रहे हो। लुक लिसन फील किसके लिए देखते हो? पेशेंट का रेस्पॉन्स देखना है। भाई रेस्पॉन्स देखेंगे पेशेंट का, यहाँ गले पे जोर से मारा, आर यू ओके, जोर से शोल्डर पे मारना है और पेशेंट के कान पे जोर से बोलना आर यू ओके, या फिर बाबा जी, माता जी, भैया जी कैसे हो, जो भी भाषा में वो समझ रहा है उस भाषा में जोर से अपन उसको बोलेंगे। और आप पेशेंट को क्या देखोगे? आप पेशेंट का लुक लिसन फील। ये क्या चीज़ है? लुक का मतलब आप पेशेंट का चेस्ट को देखोगे, पेशेंट की छाती को देखोगे ऊपर नीचे हो रही कि नहीं हो रही। यदि पेशेंट की छाती ऊपर नीचे हो रही है तो इसका मतलब पेशेंट में सांस आ रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो ये आपको देखना है। और आपको लिसन करना है। क्या लिसन करना है? पेशेंट के नोज से ब्रीथ साउंड सुनना है। पेशेंट के नोज से ब्रीथ साउंड को आपको सुनना है कि पेशेंट सांस ले रहा कि नहीं ले रहा। ये आप क्या करोगे? लिसन करोगे। फील का मतलब क्या है? आप कैरोटिड पल्स को क्या करोगे? फील करोगे, पालपेट करोगे। क्या कहना चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी विक्टिम बेहोश हो जाए आप उसको सुरक्षित ले जाएंगे, सुरक्षित ले जाने के बाद उसका रेस्पॉन्स देखेंगे, और रेस्पॉन्स यदि आया है चाहे नहीं आया है तो आप इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करोगे। मान लीजिए अभी आया है, बाद में हो सकता है कोलैप्स भी हो जाए, कम से कम टीम को तो बताएं, उसको हॉस्पिटलाइज करें। तो दोनों शर्तों में आप मेडिकल टीम को बताएं
और कहाँ मास कैजुअलिटी हुई है या सिंगल पर्सन है, और उनको बताना एडी मशीन को लेके आए। एडी मशीन ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर मशीन है जो ईसीजी पढ़ता है और ईसीजी वीएफ वीटी होने पे पेशेंट को ऑटोमेटिक शॉक को क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। फिर उसके बाद में पेशेंट को जब आप रेस्पॉन्स देख रहे हो, और आपको मैं बड़ी गौर से सुनने वाली बात बता दूं, रेस्पॉन्स को 10 सेकंड से ज़्यादा में नहीं देखना है, लेस देन 10 सेकंड। रेस्पॉन्स देखने में आपके पास ओनली ऑन समय है 10 सेकंड। ये काम बड़ा फास्ट करना है, बड़ा होशियारी के साथ करना है, और जल्दी भी करना है और अच्छा भी करना है, आप ताकि पेशेंट की जान क्या हो सके, बच सके। तो 10 सेकंड में रेस्पॉन्स देखोगे। आपका जो पोजीशन है, आपका पोजीशन, आपका कान पेशेंट के नाक के पास, नजरें पेशेंट की छाती पे, और हाथ आपका कैरोटिड पल्स पे होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अभी मैं आपको डायग्राम बता के बताऊंगा कि इस तरीके का आपका पोस्चर होना चाहिए, और 10 सेकंड के अंदर इंटरप्रिटेशन कर देना चाहिए पेशेंट का रेस्पॉन्स है कि नहीं। और पेशेंट का रेस्पॉन्स नहीं है तो आपने इमरजेंसी टीम को बोल दिया है, और आपको फटाफट उसको क्या स्टार्ट कर देना है, आपको फिर सीपीआर के लिए तैयार रहना है। हाँ कर दो, स्टार्ट कर दो, मैंने कहा ना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो, है ना, और इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, है ना। प्रोवाइड अपन करेंगे, फिर सीपीआर प्रोवाइड कर देंगे। देखें, समझे तुम बोलो, तुम मेरे को लगता है यूँ नहीं समझोगे, यूँ समझोगे, जब मैं लिखाऊंगा तब समझोगे, है ना। देखिए, सबसे पहले अपन ने सीपीआर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। सीपीआर का पूरा नाम क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन पढ़ रहे हैं, और किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक किसके अंदर है, ये फर्स्ट एड के अंदर है। किसके अंदर है, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में बड़ा टॉपिक क्या है, इसको बोलते हैं बीएलएस। क्या बोलते हैं इसको, बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये पेशेंट के लाइफ को क्या करता है, बेसिकली सपोर्ट करता है, उसकी जान को बचाता है। कब बचाता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल होने से पहले, हॉस्पिटल से पहले जो पेशेंट की जान बचाता है वो है बीएलएस। और बीएलएस में जान कैसे बचेगी, वो अपन पेशेंट का क्या करेंगे, सीपीआर करेंगे। और सीपीआर किन मरीजों का किया जाता है, यदि मरीज क्या है, अनरेस्पॉन्सिवनेस है, पेशेंट का बिल्कुल जो है रेस्पॉन्स नहीं है। यदि आपको कहीं ऐसा पेशेंट मिल जाए या आपके सामने कोलैप्स हो जाए तो आपको उसकी मदद करनी है। मदद करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीन को क्या करनी है, सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब पेशेंट को उस दुर्घटना की जगह से या उस जोखिम की जगह से, रिस्क की जगह से आप उसको क्या ले जाओगे, दूर ले जाओगे। सीन सेफ करने के बाद में आप उसको क्या बोलोगे, रेस्पॉन्स चेक करोगे। रेस्पॉन्स कैसे चेक करोगे, लुक, लिसन, फील। लुक का मतलब क्या है, पेशेंट का आपने चेस्ट देखा, लिसन का मतलब ब्रीथ साउंड सुना, और फील का मतलब आपने कैरोटिड पल्स को देखा। ये आपने देखने के बाद में, या इससे पहले आपने क्या कर दिया, एक्टिवेट इमरजेंसी टीम। यहाँ पे आपने क्या कर दी, इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट कर दिया, बोल दिया कि इतने विक्टिम है, और आप एईडी मशीन लेके आए। रेस्पॉन्स है चाहे नहीं है तो भी इमरजेंसी टीम को बताना है, क्या पता फिर थोड़ी देर के बाद में रेस्पॉन्स चला जाए, फिर आप फ़ोन करो। इससे अच्छा क्या है, पहले ही फ़ोन कर दो। तो ये आप एईडी मशीन लेके आए, इमरजेंसी टीम को बोलोगे, तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप सीपीआर क्या कर दोगे, स्टार्ट। सीपीआर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, मरीज का हार्ट रुक गया है, सांस रुक गई, इसलिए अपन पेशेंट को क्या दे रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं। देखो इस चीज़ को समझे, क्या हुआ, ऐसा बता दूंगा ना, पूरा पीडीएफ दे दूंगा। देखें, अपन पढ़ रहे कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो का मतलब हार्ट, कार्डियो का मतलब क्या हो गया, ये हार्ट हो गया। पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया, लंग्स हो गया। क्या हो गया, रिसक्सिटेशन का मतलब क्या हो गया, रीस्टार्ट करना। क्या करना, हिंदी में बोलते हैं इसको पुनर्जीवित करना, या अपन इसको बोलते हैं रीस्टार्ट करना। देखें, यदि हमारा हार्ट बंद हो गया तो ब्लड पंप नहीं जाएगा,
यदि ब्लड पंप नहीं गया तो आदमी का डेथ हो जाएगा 10-15 मिनट। यदि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड ने पंप ही नहीं किया, तो 10 मिनट या 15 मिनट में आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो हार्ट काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हार्ट काम करना बंद कर दिया तो जुल्म हो जाएगा, मर जाएगा पेशेंट। और दुनिया में ऐसा यदि कहीं पे किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट बंद हो गया, चाहे हॉस्पिटल के सामने भी आया होगा, तो 10-15 मिनट हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हुए लग जाते, लगते कि नहीं लगते? तो फिर अपन उस पेशेंट की जान नहीं बचा पाएंगे। जान तभी बचेगी एट सिचुएशन, कोई एक्सपर्ट है सीपीआर का, वो बचा सकता है। यानी कि इस मौत को वो डिले कर रहा है, असल में उसकी ज़िंदगी अभी बची नहीं है, अभी उसके मौत को उसने डिले कर दिया, इतना डिले कर दिया कि हॉस्पिटल पहुंचा दिया उसको, और हॉस्पिटल वालों ने उसको अटेम्प्ट करके फिर ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करके उसको बीमारी को ट्रीट करके उसकी जान बचाती। बहुत रेयर ही जो है उसकी जान बचती है, कितने परसेंट बचती है वो आगे बात भी करेंगे। तो हम हार्ट को बाहर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस हार्ट को अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? बाहर से। बाहर से हार्ट को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? हार्ट को छाती दबा दबा के कर रहे हैं, जिसको अपन ने क्या बोला? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है? छाती दबाना। सीपीआर में छाती दबाते हैं ना, उस कंप्रेशन की वजह से अब ये हार्ट है, अब इस हार्ट को बाहर से दबाएंगे, फिर इसमें एक बार दबाया ब्लड चला गया, फिर ये भर गया, फिर दबाया, फिर भर गया, फिर दबाया, फिर भर गया, फिर दबाया, ऐसे कर करके अपन इसको हार्ट के काम को अपन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से। और पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं? रेस्पिरेशन दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं। कहाँ से? ये भी बाहर से, ताकि ये जो सांस है वो हार्ट में ब्लड में जाए और ब्लड से पूरी बॉडी में, स्पेशली ब्रेन को अंदर पहुंचे। तो ये काम अपन बाहर से कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक इमरजेंसी टीम वहाँ पे नहीं आ जाए। और इमरजेंसी टीम कब आएगी? इमरजेंसी टीम तब आएगी जब आप पहले बोलोगे। अब पहले ही सीपीआर स्टार्ट कर दिया तो फिर आप इमरजेंसी टीम कब आएगी? और तुम कितनी देर सीपीआर कर पाओगे? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? आधा घंटा के बाद में तो आपका सीपीआर करना पड़ जाएगा, सही है कि नहीं? तो आप पहले इमरजेंसी टीम को बोलें और इमरजेंसी टीम को बताएं कि इस जगह पे, ताकि उनको पहुंचने में भी देरी नहीं। तो ये कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के अंदर ये चीज़ अपन करते हैं। अब देखो अडल्ट के अंदर, अब बोलोगे सर आप मुझे ये बताओ 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है? कल कितना बताया पल्स रेट? हाँ भाई, नॉर्मल 100 से कितना? 60 से 100 बताया भाई, 60 से 100 बीट पर मिनट बताई। और नॉर्मल आदमी सांस कब लेता है? कितनी सांस लेता है भाई? कम से कम माने तो 10-12 सांस लेता है, कम से कम माने तो 10 से 12 सांस व्यक्ति लेना चाहिए। इससे कम लेगा तो सांस कम है, या फिर बिल्कुल नहीं आ रही है तो पेशेंट का रेस्पिरेशन अरेस्ट है। तो हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है कम से कम इस टारगेट को अचीव करें। इस टारगेट को हम क्या करें? अचीव करें। अब ये दोनों बंद है, हार्ट भी बंद है और लंग्स भी बंद है। जब दोनों बंद है तो हम दोनों बाहर से चीज़ें दे रहे हैं। छाती को दबा रहे हैं इसलिए हार्ट रेट आ रही है, और बाहर से सांस दे रहे हैं इसलिए उसका रेस्पिरेशन आ रहा है। कितना आना है? नॉर्मली 100। AHA क्या बोलता है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या बोलता है कि कंप्रेशन का जो रेट है, ये जो कंप्रेशन दे रहे हैं सीपीआर के अंदर, इसका जो रेट है वो कितना होना चाहिए? 100 से 120। क्या कह रहा है? AHA कहता है यदि किसी व्यक्ति को आप सीपीआर देते हो तो सीपीआर देते वक्त चेस्ट कंप्रेशन एटलीस्ट 100 बट नॉट मोर देन 120। क्या कहना चाहता है? कम से कम 100 बार छाती दबाए पर 120 बार से ज़्यादा नहीं। तो 100 से 120 कंप्रेशन होने चाहिए। कब होने चाहिए भाई साहब? 1 मिनट में। कितना होना चाहिए? 1 मिनट। 1 मिनट में हार्ट यहाँ माने तो कितना धड़क रहा था? 100। अपन बाहर से कर रहे हैं तो क्या पता थोड़ी बहुत गलती भी कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 120। इसमें बोलता है हार्ड एंड फास्ट। ये काम हार्ड एंड फास्ट है। 1 मिनट में 120 कंप्रेशन देना, एसी में भी पसीने आ सकते हैं आप। और सबसे अच्छा कंप्रेशन होता है हार्ड एंड फास्ट। आपके हाथ चुंबक की तरह पेशेंट के चेस्ट पे चिपक जाने चाहिए और इफेक्टिवली होने चाहिए। जितना आपने कंप्रेस किया उतना वापस रिलैक्स भी होना चाहिए। जब आप कंप्रेस कर रहे हो
तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है, और जब वापस इसको उठा रहे हो तब इसमें नया ब्लड फील हो भर रहा है, नया फील हो रहा है। यदि आपने यूं करके दे दिए तो ब्लड फील भी नहीं होगा और इफेक्टिव कंप्रेशन भी नहीं होगा। जब तक इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं होगा तब तक पेशेंट की जान नहीं बचेगी। तो इफेक्टिव कंप्रेशन होने चाहिए, ये टारगेट अपन अचीव करते हैं। ये टारगेट भी अचीव कैसे करते हैं, इसका भी एच ने बोला कि सिस्टम से काम करें। सिस्टम से कैसे काम करें, यूं नहीं 1 मिनट में 120 बार छाती दबा दी, नहीं, 1 मिनट का हिसाब जरूर बताया, पर आपको अनुपात में काम करें। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 30 30 30 30 30:2 30:2 30:2 30। 1 मिनट में कितने हो गए कंप्रेशन, 120। ब्रीथ कितनी हो गई, 8। हिसाब समझ में आया कि नहीं आया। इनकी हर 30 कंप्रेशन के बाद में 2 ब्रीथ लेंगे। 30 बार छाती को दबाना है। 30 बार छाती को दबाने के बाद आपको क्या देना है, 2 कंप्रेशन देना है, 2 कंप्रेशन आपको देना है। तो 30 कंप्रेशन है और 2 क्या है, रेस्पिरेशन। 30 कंप्रेशन देने के बाद आपने 2 ब्रीथ दिया, फिर वापस कंप्रेशन स्टार्ट कर दोगे, फिर ब्रीथ दोगे, फिर कंप्रेशन 30 दोगे, फिर ब्रीथ दोगे, फिर 30, फिर ब्रीथ। ऐसा काम आप 2 साइकिल कंटिन्यू करोगे। कितना साइकिल कंटिन्यू करोगे, 2। इसको बोलता है 1 साइकिल। ये कितना हो गया, 1 साइकिल। ऐसा कंटिन्यू एक स्टाफ 2 साइकिल कम से कम करे। फिर 2 साइकिल करने के बाद वो स्विच रोल करे। क्या करे, स्विच रोल का मतलब रोल बदले। 2 विक्टिम है बचाने वाले, तो एक तो रेस्पिरेशन देख रहा है और एक क्या देख रहा है, चेस्ट कंप्रेशन। और हमेशा जब भी ऐसी दुविधा आए तो उस बंदे को चेस्ट कंप्रेशन के लिए बोले जिसको चेस्ट कंप्रेशन आते हैं। जिसको ब्रीथिंग अच्छा आता है वो ब्रीथिंग देखें, जिसको कंप्रेशन अच्छा आता है उसमें कंप्रेशन। मान लो रेस्क्यूअर एक है, बचाने वाला एक है, तो दोनों काम उसको करना है। जब चेस्ट कंप्रेशन हो रहा है तब ब्रीथ नहीं देना है, जब ब्रीथ हो रहा है तब चेस्ट कंप्रेशन नहीं देना है। जैसे ही कंप्रेशन बंद हुए तो ब्रीथ चालू करें, जैसे ही ब्रीथ देने पूरी हो जाए तो आप वापस से कंटिन्यू कंप्रेशन चालू करें। तो इस अनुपात के अंदर हम कंप्रेशन देंगे। ये सीपीआर में अपना बड़ा मकसद है। अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं, आई बात समझ में। तो ये पूरा टेबल जो है ये यही बता रहा है कैसे कंप्रेशन देना है। इसका एक एल्गोरिदम है। क्या है, एल्गोरिदम। फिर मेडिकल टीम आ जाएगी। मान लो आप सीपीआर करते करते मेडिकल का जो टीम है वो आ गया। मेडिकल का टीम आते ही क्या कर देगा, एडी मशीन को अप्लाई कर देगा और फिर वो आप उस जगह से वहीं खड़े रहोगे और वो कंप्रेशन रेस्पिरेशन सारा वो अपना आप करेंगे। तो कंप्रेशन रेस्पिरेशन करने से पहले वो एडी मशीन आपको बोलेगा फटाफट लगाए। एडी मशीन में 2 लगाते हैं, एक लगाते इस साइड राइट साइड, ये राइट जस्ट बिलो दी क्लेविकल, इसका पेच लगेगा, और एक लेफ्ट साइड में लगेगा बिलो दी हार्ट। 2 ऐसे पेच लगेंगे, ये दोनों पेच लगेंगे। ये दोनों पेच ईसीजी को ऑटोमेटिक पढ़ेंगे। यदि ईसीजी के अंदर वीएफ वीटी है, क्या है, वीएफ और वीटी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इस दोनों रिदम में शॉक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इस दोनों रिदम के अंदर, ये दोनों रिदम शॉकेबल है, इसके अंदर पेशेंट में शॉक लगेगा। वीटी का मतलब क्या है, वीटी का मतलब हार्ट इतना जोर से आ रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा हार्ट रेट, इसको बोलते हैं वीटी। और फिब्रिलेशन का मतलब क्या है, फड़फड़ा रहा है, ऐसे हार्ट फड़फड़ा रहा है। जैसे को आरी सो होता ना, आरी होता ना काटने वाली, लोहे को काटने वाली सो, उस तरीके का अपीयरेंस किसमें होता है, फिब्रिलेशन के अंदर। और ट्रैकिकार्डिया के अंदर क्या होता है, ऐसे बड़ा बड़ा होता है। ये दोनों रिदम क्या है, शॉक है। इसमें क्या लगेगा, शॉकेबल रिदम है, झटका लगेगा। इसमें जब झटका लगेगा तो ही पेशेंट आएगा। अब देखो झटका काम कैसे करता है, हार्ट को स्टार्ट करता है कि बंद करता है, शॉक हमेशा हार्ट को स्टॉप करता है। क्या करता है, हार्ट में जो ही शॉक लगेगा हार्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर से हार्ट क्या हो जाएगा, हम उम्मीद लगाते हैं वापस से सही चालू हो। अब रिदम गड़बड़ होगी ना, फड़फड़ा रहा है, चल तो रहा है पर सही नहीं चल रहा है। अब जैसे ही उसको हार्ट को अपने स्टॉप करेंगे तो हम उम्मीद लगाते हैं वापस जो अपनी पहले की रिदम है वो रिदम हार्ट
लेके आए। तो शॉक की मशीन क्या करती है, हार्ट को स्टॉप करती है, और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो अपना कंडक्शन सिस्टम खुद रखता है, ये मायोजेनिक ऑर्गन है, और ये अपना ऐसे नोड पेस मेकर, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता रहता है और हार्ट स्टार्ट हो जाता है। हम उम्मीद लगाते हैं, कई बार में एक झटका लगाया हार्ट स्टार्ट हो गया तो मोस्ट वेलकम, कई बार में एक बार में नहीं होता, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। कितना झटका दे सकते हैं, इतना झटका दे सकते हैं जब तक हम कोशिश कर सके कि उसकी जान बच जाए, जान बचे तब तक हम अटेम्प्ट करें। तो ये अपन इसके अंदर करते हैं कि ये एडी मशीन लगाएंगे, और एडी मशीन लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसको पढ़ेगी, और पढ़ने के बाद में क्या दे देगी, शॉक दे देगी। अब देखो कुछ बात करते हैं। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन प्रोवाइड ऑल गाइडलाइन मेंशन इन दी प्रोटोकॉल। ये सारी गाइडलाइन मैंने बताया था, कौन बताता है, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। सबसे पहले इन्होंने बोला वेरीफाई सीन सेफ्टी, सबसे पहले सीन को सेफ्टी करना है, आप पेशेंट को ग्राउंड पे ले जाना। देखो पेशेंट को जब आप CPR कर रहे हो ना, सरफेस हार्ड होना चाहिए, सरफेस क्या होना चाहिए, हार्ड। यूं नहीं आप सोफे पे CPR दे रहे हो, फिर सोफा दब रहा है ना, पेशेंट का छाती तो दब ही नहीं रहा है, तो एक हार्ड होना चाहिए। ICU के अंदर आप गए होंगे, ड्यूटी है, तो एक बटन है CPR बटन, जैसे आप कई बार गलती से वो CPR बटन दब जाता है तो एकदम से पेशेंट का जो बेड है वो क्या हो जाता है, CPR मोड पे आ जाता है, हार्ड हो जाता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा फर्म, ऐसा बेड होना चाहिए। और ज़्यादातर जो पेशेंट हॉस्पिटल में है नहीं, तो पेशेंट को फर्श पे लेटा दें, आप सबसे बढ़िया क्या रहेगा, फर्श पे ही लेटा दें, ये बात आपको ध्यान रखना से पहले सोना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर, इन्होंने एग्जाम्पल बताया, इफ ए पेशेंट इज फाउंड अनकॉन्शियस ऑन द रोड, एक पेशेंट रोड पे अनकॉन्शियस पाया गया, इंस्टेंट ऑफ द स्टार्ट मैनुअर राइट देयर शिफ्ट द पेशेंट टू द रोड साइड, हमें फटाफट पेशेंट को रोड के किनारे पे लेना है, नहीं तो फिर आपका CPR कौन करेगा, पीछे ट्रक वाला या वो क्या समझेगा, वो तो यही समझेगा रोड है, गाड़ी तेज चलाना, 60 की स्पीड से चलाना, हाईवे पे प्रोटोकॉल है, तो वो तो प्रोटोकॉल को वो फॉलो करेगा, उसको क्या मालूम है आगे तुम हो, तो एकदम ब्रेक भी नहीं लगेगी। इफ द पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव, यदि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो मैंने आपको बोला कि जोर से चिल्लाना है, साउट फॉर नियर बाय हेल्प, हेल्प के लिए पुकारना है, एक्टिवेट द इमरजेंसी टीम, और फटाफट इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करना है, और टू कॉल फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कॉल करके आप पूरा ब्यूरो बताइए। क्या बोलोगे एम्बुलेंस को, गेट AD मशीन, AD ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन डिवाइस है, ये एक मेडिकल इक्विपमेंट है, सेंड समवन एल्स टू डू सो, मोस्ट पब्लिकली पैलेस हैव AD लाइक मॉल, हाईवे, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेज, ETC। इनकी नॉर्मली AD मशीन सबके पास होता है, एक रेलवे स्टेशन पे AD फर्स्ट एड में पड़ा रहेगा, हाईवे पे कई सारे ऐसे सेंटर बने हुए हैं जहाँ AD मशीन है, तो AD मशीन का भी आप उपयोग कर रहे हैं। जैसे मॉल में किसी को कार्डियक अरेस्ट आया तो मॉल में भी AD मशीन होता है। ज़्यादातर ये मॉल वगैरह का परमिशन जो बड़ी एजेंसी या कंपनियां काम करती हैं तो उनमें AD फर्स्ट एड नहीं है, तो सरकार उनको परमिशन नहीं देती, तो वो ये सब ला के रखते हैं, और ये AD मशीन थोड़ा महंगा भी आता है, तो AD मशीन होनी चाहिए इन जगह पे। नेक्स्ट बात, सी वेदर द पेशेंट इज ब्रीथिंग और नॉट, एक पेशेंट सांस ले रहा है और नहीं भी ले रहा है, देयर कैन बी 3 सिनेरियोज दिस सिचुएशन, वेरी नाइस, इन्होंने सिनेरियो बताया, 3 सिनेरियो हो सकते हैं। कितने सिनेरियो हो सकते हैं, 3। अभी तो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया कि पेशेंट का हार्ट भी नहीं चल रहा है, पेशेंट का लंग्स भी नहीं चल रहा है, तो हार्ट नहीं चल रहा है इसलिए आप CPR कर रहे हो, लंग्स भी काम नहीं कर रहे इसलिए आप रेस्पिरेशन दे रहे हो। अब मान लो एक ऐसी बात हो जाए कि पेशेंट का हार्ट तो चल रहा है पर रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, तो बताइए क्या करोगे, CPR दोगे, आप सिर्फ रेस्पिरेशन दोगे, आपको सिर्फ क्या देना है, रेस्पिरेशन, जो चीज़ नहीं हो रही वो काम करनी है, और हर 2 मिनट के बाद उस चीज़ को मॉनिटर करना। कई बार क्या होता है 2 मिनट के बाद हार्ट भी बंद हो जाता है, यूँ नहीं, फिर एक बार देखा फिर आपने चेक भी नहीं किया, ऐसे मालूम चला हार्ट भी बंद है, तो हर 2 मिनट 1 मिनट में इसको चेक करते हैं, और जिस चीज़ का कमी होते हैं उस चीज़ को आप पहले करते हो। इनकी 3 सिनेरियो है, एक सिनेरियो में हार्ट बंद है, हार्ट स्टॉप है, तो आप कंप्रेशन दोगे, और एक के अंदर रेस्पिरेशन अरेस्ट है तो रेस्पिरेशन दोगे, कुल मिला के आप CPR वाला इनकी कंप्रेशन और रेस्पिरेशन दोनों दोगे, दोनों स्टॉप है। एक में हार्ट स्टॉप है तो कंप्रेशन दोगे, रेस्पिरेशन नहीं दोगे।
ए के अंदर हार्ट चल रहा है, तो है ना, हार्ट चल रहा है तो आप नहीं दोगे, कंप्रेशन नहीं दोगे और रेस्पिरेशन दोगे। ये सिनेरियो आपको मालूम होना चाहिए और दोनों चीज़ों को वापस से असेस करते हुए रहना चाहिए। 3 सिनेरियो है। द पेशेंट हैज नॉर्मल ब्रीथिंग विथ ए पल्स, पेशेंट का ब्रीथिंग नॉर्मल है विथ ए पल्स, इन दिस केस मॉनिटर द पेशेंट, इमरजेंसी रेस्पॉन्स अराइव। द पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग प्रॉपरली बट हैज ए पल्स, in this case CPR is not needed because of the patient has a pulse. Instead provide resecure breathing to the patient, supportive patient breathing by giving one breath every 5 to 6 seconds, 10 to 12 breath per minute. Very nice question. इन्होंने क्या किया कि आपको पेशेंट का हार्ट चल रहा है तो आपको ब्रीथ देना है। ब्रीथ कब देना है? 1 मिनट में 10 ब्रीथ देना। मान लो 1 मिनट में कितना ब्रीथ का हिसाब किया, मान लो 10 से 12 ब्रीथ का हिसाब किया, 10 देना आपको कम से कम माने। तो 10 ब्रीथ आपको कैसे लेना है? आपको 5 से 6 सेकंड के बाद कैसे आपको काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 ब्रीथ। फिर पेशेंट को आपने क्या देनी? ब्रीथ। फिर गिनती बोलनी 1 2 3 4 5, फिर पेशेंट को ब्रीथ। हर 5 से 6 सेकंड में एक ब्रीथ देना। तो ऐसे करके पेशेंट को हमें क्या देना है? ब्रीथिंग देना है। ब्रीथ अपन उसको मास्क से दे सकते हैं, अवेलेबल नहीं है तो आप टिश्यू पेपर ऐसे कई सारे होते हैं, आप रुमाल रख के भी दे सकते हैं। आप माउथ टू माउथ नहीं दे सकते, है ना। अभी मैं आगे बात करूंगा कौन कौन से मेथड है, बिल्कुल इसको प्लानिंग से पढ़ेंगे। तो आपके पास में मास्क होते हैं, ऐसे कई टिश्यू पेपर होते हैं, नहीं तो रुमाल कपड़ा होता है। जब भी आप पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हो, नाक को बंद करके दें, यूँ नहीं माउथ में ब्रीथ दे रहे हो, नाक से हो रहा है। और मास्क है या एम्बू बैग है तो उसको आप 1/3 कंप्रेस करोगे। आप अपने खुद से जनरेट करोगे, कुछ भी नहीं है, अपना ब्रीथ पेशेंट को देंगे। और बीच में क्या रखोगे आप? एक बैरियर रखेंगे ताकि पेशेंट की बीमारी आपको ना लग जाए, इन्फेक्शन ना फैले। तो इस तरीके से अपन उसको ब्रीथ देंगे। और ब्रीथ प्रॉपरली होनी चाहिए, क्योंकि एक ब्रीथ प्रॉपरली तब काउंट होगी पेशेंट का छाती ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। आपने ब्रीथ दिया और पेशेंट का छाती नहीं ऊपर उठा, इसका मतलब क्या है? आपने ब्रीथ बिल्कुल इफेक्टिव नहीं दी है। इसका मतलब कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट का छाती अराइज हुआ, एक ब्रीथ दिया, तो इसका मतलब आपने क्वालिटी ब्रीथ दिया। और छाती नहीं हुआ, इसका मतलब लीक हो गया, हवा लीक हो गई। तो देखिए नेक्स्ट पेशेंट इज, ये पूरा इन्होंने बताया 5 से 6 सेकंड के अंदर देंगे, टोटल 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट देंगे। कंटिन्यू रिसिक्योर ब्रीथिंग एंड चेक पल्स आफ्टर 2 मिनट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गिनती बोल रहे हो और ब्रीथ 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 दे रहे हो। 2 मिनट के बाद फिर से पेशेंट की पल्स देखें। और पल्स कौन सी देखते हैं? कैरोटिड पल्स। कौन सी पल्स देखते हैं? अडल्ट के अंदर कैरोटिड पल्स देखते हैं। कहाँ होती है? ये गर्दन में, यहाँ। कितनी अंगुलियों से देखते हैं? 3 फिंगर्स। कितना टाइम लगना चाहिए पल्स देखने में? लेस देन 10 सेकेंड। अच्छा आदमी वो है जो कम समय में देख ले, 5 सेकंड में देख ले, 2 में देख ले, 3 में देख ले। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगला, नाइदर द पेशेंट इज ब्रीथिंग प्रॉपरली नॉर हैज ए पल्स। इफ द पेशेंट लूज देयर पल्स, इनिशियल सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन करेंगे। स्टार्ट विद द चेस्ट कंप्रेशन, गिव द 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, यूज एडी एज सून एज अराइवल। हम दोनों नहीं चल रहे हैं तो 30 कंप्रेशन, 2 रेस्पिरेशन देंगे और फटाफट जब तक वो पहुंच जाए इमरजेंसी वाले, एडी मशीन उस पर लगा देंगे। एक राइट साइड में लगाते हैं बिलो द क्लेविकल और एक हार्ट के बेस पे लगाते हैं। तो ये अपन उसको करें। क्या नींद आ रही है? नींद मत लो भाई, क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। बीएससी नर्सिंग जीएनएम के एग्जाम में ऐसा कोई नहीं है इसको क्वेश्चन को नहीं पूछा, पूछते ही पूछते हैं। और कम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज से भी इसका इम्पोर्टेंस। और कम्पिटेटिव छोड़ो, नर्सिंग का छोड़ो, किसी की जान बचाने के लिए भी काम का आएगा, है ना। तो एडी हैज 2 पेचेस। एडी के कितने पेच हैं? 2 पेच हैं दैट गेट अटैच टू दी स्टर्नम एंड अपेक्स ऑफ दी हार्ट। एक स्टर्नम पे रखेंगे और एक कहाँ रखेंगे? अपेक्स ऑफ दी हार्ट। इट अलाउ फॉर चेकिंग द रिदम ऑफ द पेशेंट हार्ट। ये पेशेंट के हार्ट की रिदम को चेक करने के लिए। इट इज़ वेल मेड एक्यूट ओनली, द इंस्ट्रक्शन नीड टू बी फॉलो व्हेन यूजिंग इट। ये अपन को इंस्ट्रक्शन बताएगी पेशेंट का हार्ट रेट कैसा है। एडी टेल, एडी बताएगी वेदर द रिदम इज सोकेबल और नॉट। सोकेबल है या नहीं है, ये एडी मशीन बताएगी। देयर आर 4 टाइप ऑफ रिदम: वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन,
ए सिस्टोल, pulseless electrical activity. Only ventricular tachycardia and ventricular fibrillation इनकी VF and VT are shockable rhythm. मैंने कहा ना 2 में ही क्या लगेगा, झटका लगेगा. If the machine detach, the rhythm is shockable. जब मशीन अटैच है और झटका दे रही है, शॉक दे रही है, it deliver the shock and command to the use the resume. इनकी मशीन आपको कमांड देगी, क्या कमांड देगी कि अब मैं जो है शॉक को डिलीवर करने जा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको भी झटका ना लग जाए, इसलिए आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल आर क्लियर, ऐसा मशीन बोलती है. मैं तो दूर हो गई, तुम भी दूर हो जाओ, सारे दूर हो जाओ, नहीं तो फिर आपको झटका लग जाएगा. तो if the machine detect that the rhythm is shockable, it deliver the shock and command करेगी the user to resume CPR for 2 minutes. थोड़ी देर के लिए CPR को क्या करना पड़ेगा, रिज्यूम करना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा. रिज्यूम CPR फॉर 2 मिनट्स आफ्टर एवरी शॉक आप उसको रोकोगे. आफ्टर सम टाइम देयर विल बी ब्लिंक ऑन द मशीन टू चेक द वेदर द पेशेंट हैज गॉट द रिदम बैक और नॉट. आपको देखना है पेशेंट की रिदम वापस से आई ही कि नहीं आई. कीप ऑन डूइंग दिस until ALS provider take over the victim and start doing maneuver like endotracheal intubations, administration of drug और शिफ्ट टू दी एम्बुलेंस. यदि पेशेंट हॉस्पिटल में है, यदि अपन ACLS कर रहे हैं तो अब अपन दवाई दे सकते हैं. यदि ACLS में नहीं है तो अपन ये दवाई नहीं देंगे. ये बात किसकी कर रहे हैं, ACLS प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि अब फटाफट पेशेंट को क्या डाल दें, ET ट्यूब डाल दें, फटाफट पेशेंट को इंटूबेट कर दें और पेशेंट को दवाई कर दें और शिफ्ट टू दी एम्बुलेंस. इफ द रिदम इज नॉन शॉकेबल, यदि रिदम नॉन शॉकेबल है, द मशीन विल नॉट डिलीवर ए शॉक. यदि झटका लगाने की जरूरत नहीं है तो मशीन झटका नहीं लगाएगी. इट विल बी प्रमोट टू रिज्यूम CPR फॉर 2 मिनट्स. आफ्टर दैट द मशीन विल ऑटोमेटिकली टेल वेदर द रिदम इज नॉर्मल. ए शॉकेबल इज नॉट गिवन ए सिस्टोल एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. शॉक नहीं लगाएंगे पल्सलेस और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ए सिस्टोल के अंदर. ये बात आपको ध्यान रखनी है. अगली गाइडलाइन है बच्चों के लिए. किसके लिए है, बच्चों के लिए. पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए गाइडलाइन है. बच्चों के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर सांस का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो रेस्पिरेशन ज़्यादा देते हैं, अडल्ट में रेस्पिरेशन कम देते हैं. देखो रेस्पिरेशन के बारे में मैं आपको बात बताऊं कि रेस्पिरेशन कम क्यों देते हैं. कम क्यों दिया, तुमने ये नहीं सोचा कि भाई सर 10 से 12 ब्रीथ ही क्यों दे रहे हो, ब्रीथ कम क्यों दे रहे हो. ब्रीथ कितनी दे रहे हैं, 10 ब्रीथ दिया. तो तुम सोच रहे हो सर क्यों कंजूसाई कर रहे हो, देवो ना 20 देवो ना, कमी पड़ रही है 30 देवो ना, थोक के भाव दो ना, अपने कौन सा टैक्स लग रहा है, अगले के कुछ तो फायदा होगा. नहीं, अगले का फायदा नहीं हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा. ब्रीथ कम देने का मकसद क्या है, ब्रीथ कम का मतलब है CO2 बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, CO2 रिटेंट हो रहा है. बॉडी के अंदर CO2 का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तब CO2 स्टिमुलेशन का काम करेगा और ब्रेन में मिडला ऑब्लिंगेटा को बोलेगा रेस्पिरेशन तेज करें. यदि CO2 वॉश आउट हो गई, CO2 का लेवल यदि मान ले तुम्हारी बॉडी में कम हो गया तो तुम्हारा मिडला ऑब्लिंगेटा बोलेगा रेस्पिरेशन नहीं करना. तो CO2 बढ़ना ये एक स्टिमुलेशन का काम है. ये तो फायदा करता है, इस लंग्स को जगाने का काम करता है कि तू वापस काम कर. और यदि अपन ने ज़्यादा दिया तो ये फिर काम भी नहीं करेगा. तो ये ब्रीथ इसलिए कम देते हैं, स्टिमुलेशन का काम करते हैं. और छाती दबाने से और ब्रीथ देने से जो डेड स्पेस है, डेड स्पेस के अंदर जो O2 पड़ी रहती है लगभग 100 से 150 ml, वो भी पेशेंट को क्या हो जाती है, CPR के वक्त दे देती है. वो भी हमारे लंग्स में हवा पड़ी है, वो काम नहीं आ रही, वो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है. वो तब काम आएगी जब आप कभी कोलैप्स हो जाओगे, तब ये 100 से 50 ml काम आएगी. और ये भी पेशेंट के अंदर चली जाती है और पेशेंट में ब्रीथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती. ज़्यादा ज़रूरत किसकी रहती है, हार्ट की. लंग्स, हार्ट ज़्यादा काम करें कि मान लीजिए आपने ब्रीथ ज़्यादा दे दी तो ब्रेन में पहुँचेगा ही नहीं. पहुँचाने का काम कर कौन रहा है, हार्ट कर रहा है. इसलिए अपन क्या करते हैं, ब्रीथ कम देते हैं. अब देखते हैं पीडियाट्रिक के अंदर क्या गाइडलाइन है. ब्रेक करें 5 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक कर दो.